हेलो बच्चों, तो जी मेंस 2026 अप्रैल सेशन 2 की मैथमेटिक्स की एनालिसिस है ये। तो मैथमेटिक्स में एक चीज़ साफ देखने को मिली है जो हम कई बार पिछले कई सेशन से आपको समझा रहे हैं कि जैसे 2027-28 तक के जो पेपर्स थे जेई मेंस के, उसमें पेपर्स काफ़ी इजी होते थे। 30 क्वेश्चन तक भी होते थे पहले, और क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के होते थे। उसके बाद उन्होंने 2019 से थोड़ा सा मुश्किल करना शुरू किया, 2020 में मुश्किल किया। 21-22 अगर आप देखोगे तो उसका लेवल काफ़ी डिफरेंट ही कर दिया उन्होंने। 21-22 में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल मतलब समझते हो मेंस में जैसे जनरली अब क्या मुश्किल होता है कि पता होता है मैं कर दूंगा, लेकिन करते करते टाइम बहुत लग जाएगा, ऐसा वाला मुश्किल होता है। बट 21-22 में मुश्किल मतलब ऐसे थे कि स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारा आइडिया, बहुत पिक्यूलियर टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया गया, अटेम्प्ट करके गया होंगे क्वेश्चन, आपको अच्छा खासा आइडिया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन 23 में उनको रियलाइज हो गया, शायद उन टोन डाउन करना शुरू कर दिया। 24, 25, 26 में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये उन्होंने मेंटेन किया है, ये जो लेवल है ना ये पूरा मेंटेन किया है। तो अब हम मान सकते हैं आगे के सेशंस के लिए, तो ये बात चल रही है 2027 में जो बच्चे अपेयर होने वाले हैं उनके लिए, और 28 में और आगे भी जो फर्दर जिनका प्लान हो रहा है कि अब ये ऑलमोस्ट श्योरली हम कह सकते हैं कि अब जो मैथ्स के पेपर्स रहेंगे ना उनका लेवल ऐसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन ऑफकोर्स ये बात सही है कि सेफ्टी के लिए 21-22 के जो पेपर्स है ना उनको भी कर ही लेना चाहिए, उन क्वेश्चंस को भी कर ही लेना चाहिए। नेवर नो, कभी अगर मुश्किल कर भी दे तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। और यार अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर भी लोगे, मान लो 21-22 के मेंस के क्वेश्चन कर लो जो अब नहीं आने वाले मोस्ट प्रोबेबली मेंस में, बट फिर भी आपका दिमाग का लेवल तो बढ़ेगा, एडवांस में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेट एम तो आईआईटी का होता ही है, आप लोगों का होता है ना, होना भी चाहिए। ठीक है, तो हेल्पफुल तो रहेगा ही रहेगा। तो एडवाइजेबल ये है कि 24, 25, 26 के पेपर्स को टाइम बाउंड मैनर में करो। सुनो मेरी बात ध्यान से, 24, 25, 26 के पेपर्स को आप टाइम बाउंड मैनर में करो, टाइम ले लेके करो। और 21, 22, 23 के पेपर्स को सॉल्व कर लो कम से कम, अगर टाइम बाउंड मैनर में नहीं भी करना चाहते जस्ट सॉल्व कर लो, असाइनमेंट के नाते सॉल्व कर लो, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा। और नॉर्मल जो अब पेपर्स आने वाले हैं उन पेपर्स में पेपर्स के टाइम बाउंड मैनर में करने की, पेपर्स को टाइम बाउंड मैनर में करने की प्रैक्टिस मिल जाएगी। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए मैथ्स के लिए। और 24, 25, 26 मिलकर ही इतने सारे पेपर्स हो गए हैं कि टाइम बाउंड मैनर में पेपर देने के लिए बहुत सारा कुछ काम है हमारे पास। ठीक है बच्चे मेरे, हम शुरू करते हैं टॉपिक्स से। तो टॉपिक्स पहले, ये क्या मतलब है, अलजेब्रा में किसको रखा गया है शुरू से अगर बात करो तो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 11th का हो गया अलजेब्रा के टॉपिक्स। रिपीट करूं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये टॉपिक हो गए 11th के अलजेब्रा के। और 12th के अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी और मैडिसन डिटरमिनेंट। तो बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा चंक है। तो देखो ना क्वेश्चंस भी आए हैं, 40% क्लोज टू क्वेश्चंस आए भी हुए। शिफ्ट में अगर देखोगे तो 2 अप्रैल के शिफ्ट में मॉर्निंग में 10 क्वेश्चंस हैं, इवनिंग में 11 क्वेश्चंस हैं। 4 अप्रैल में 9 क्वेश्चंस मॉर्निंग में है, 9 क्वेश्चंस इवनिंग में है। 5 अप्रैल में 8 और 11 का मेंटेन किया उन्होंने। 6 अप्रैल में 8 और 10। 8 तो सर एक ही शिफ्ट हुई थी क्या? 8 तो एक ही शिफ्ट हुई थी भाई, उसमें 11 क्वेश्चंस उन्होंने अलजेब्रा में मेंटेन किए। अब अलजेब्रा में कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन से टॉपिक्स मुश्किल है? देखो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो किसी किसी को काफ़ी आसान लगता है, किसी किसी को बहुत मुश्किल लगता है। वो आपको पता चल गया होगा, नेचुरल होता है थोड़ा। अगर आपका स्ट्रांग है तो है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा सिर खपा के बहुत फ़ायदा उसमें शायद नहीं होने वाला। लेकिन मैं दोनों बातें करूँगा। अगर किसी का बहुत स्ट्रांग भी है, अगर किसी का वो चैप्टर बहुत स्ट्रांग भी है, कौन सा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं, आएगा एक एक क्वेश्चन ही। और बहुत ज़्यादा वीक भी है तो बहुत दुखी होने की बात भी नहीं है, क्योंकि आएगा एक एक क्वेश्चन ही, राइट। तो इमोशनली उसको नहीं लेना है, एक काम की तरह लेना है। स्ट्रांग है तो प्लस पॉइंट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे और चैप्टर हैं उस पर वर्क करेंगे हम। फिर सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज में जो टेलीस्कोपिक नाम की टॉपिक है वो सिलेबस से उन्होंने हटा दिया था, बट आप देखोगे डेविएट कर रहे हैं, अच्छा खासा डेविएट करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे उसके रहते हैं। तो टेलीस्कोपिक मेरी एडवाइस है बच्चों को, मत छोड़ो, मत छोड़ो। सिलेबस ठीक है, अपनी जगह है, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ो, मीन्स के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर आप मीन्स ही टारगेट कर रहे हो तो देखो, अगर आप एडवांस टारगेट कर रहे हो तो सिलेबस का वैसे भी आपके लिए कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि सिलेबस एडवांस के नाते ही पढ़ोगे तो मीन्स का सिलेबस तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा। बट स्टिल अगर आप बहुत, आपको ये है कि नहीं मीन्स के सिलेबस पे ही पहले फोकस करना है, मीन्स के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही अगर हमें फोकस करना है, तो मेरी एडवाइस है सीक्वेंस सीरीज में आप सब कुछ पढ़ लो। क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, वो शायद भूल गए कि हमने सिलेबस से को डिलीट किया हुआ है, अच्छा खासा पूछ रहे हैं। वैसे ही अब बाइनोमियल मेंस में काफ़ी आसान पूछते हैं, तो बाइनोमियल पे मेहनत की जा सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आसान लेवल का ही रहता है, राइट। तो ओवरऑल अलजेब्रा काफ़ी ठीक ही लेवल का है। हाँ, अलजेब्रा में
इनहेरेंटली अलजेब्रा आसान नहीं है। अगर इनहेरेंट देखोगे आप एडवांस लेवल पे देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर इजी चैप्टर नहीं है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इजी चैप्टर नहीं है। तो इनहेरेंटली अलजेब्रा इजी नहीं है, तो काफ़ी लोगों को इजी नहीं फील होता होगा। बट जो मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी हद तक जाने पहचाने से होते हैं, तो उसमें आप कह सकते हो कि स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कोनिक सेक्शन है। भाई कोनिक सेक्शन समझ लो, कोनिक सेक्शन का तो सिलेबस इतना कम कर दिया उन्होंने, कोनिक सेक्शन का सिलेबस तो इतना कम कर दिया है, टेंजेंट नॉर्मल ही हटा दिया। चलो नॉर्मल तो मुझे लग रहा है सिलेबस में पहले भी नहीं होता था, जब मैं पढ़ता था मुझे ध्यान था AIEEE एग्जाम बोलते थे उसको, 2006 में मैंने एग्जाम दिया था, तब भी नॉर्मल नहीं होता था AIEEE के सिलेबस में। लेकिन हम लोग इतना सीरियसली AIEEE की तैयारी नहीं करते थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेमोरी में नहीं है कि वो था कि नहीं था। लेकिन टेंजेंट तो हुआ करता था, बहुत रिसेंट टाइम्स तक टेंजेंट हुआ करता था। और टेंजेंट ना हम अपने इंस्टीट्यूट में मेंस की तैयारी अगर जो बच्चा करना चाहता है ना, उन बैचेज में भी करा ही देते हैं। एडवांस की तैयारी वाले बैचेस में तो करा ही देते हैं, मतलब हम कराते तो सब कुछ ही है, लेकिन अगर हम पहले कर रहे हैं कि जैसे मतलब 12th पास के बच्चे उनके पास टाइम कम है, तो पहले मेंस का करा दो फिर एडवांस का कराओ, तो मेंस की तैयारी के नाते भी टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट तो करा ही देते हैं कम से कम, क्योंकि टेंजेंट के क्वेश्चंस भी वो पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। तो अगर टेंजेंट आप पढ़ना है आपको और मेंस ही आपका एम है अभी, तो आप टेंजेंट बेसिक लेवल का पढ़ के होगे तो सेफ रहोगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट में टेंजेंट के जाने की जरूरत नहीं। नॉर्मल पे तो वाले ठीक है, नॉर्मल की चिंता मत करो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा पोर्शन है जिसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है एडवांस लेवल पे, बट मेंस लेवल पे काफ़ी कम कर दिया है। हल्का डिविजन आप मान सकते हो, थोड़ा मोटा डिविजन है उनका, बट दैट इज क्वाइट मैनेजेबल, उतना तो मैनेज कर लेंगे आप, राइट। स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब मैं पर्सनली मानता हूँ कि इजी पोर्शन है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे बच्चों को ये बोलते हुए सुना है मुझे कि सर आप तो बोलते हो इजी पोर्शन है, बट हमें ये इजी नहीं लगता है। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले तो बच्चे याद करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी बात का आंसर दो, अगर आपको ये पता चल रहा है कि भाई फॉर्मूले याद करने से इसमें मेरा स्कोर आ जाएगा, तो क्या बुराई है फॉर्मूले याद कर लेने में? ठीक है, अगर कुछ याद कर लेने से अगर हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, व्हाई शुड वी नॉट गो फॉर दिस? बजाय कि हम अलजेब्रा में अनप्रेडिक्टेबल वाले इक्वेशंस में जाएं कि हम सॉल्व कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे तो अच्छा है ना कि हम एक जाने पहचाने जोन में रहे कि फॉर्मूला याद करोगे, रिजल्ट अप्लाई करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं अपनी बात पे स्टक रहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी पोर्शन है, स्कोरिंग पोर्शन है, मेंस में भी और एडवांस में भी उसकी स्ट्रेंथ तो हमारी होनी ही चाहिए, स्पेशली मेंस में जब टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में नहीं है और सिलेबस बहुत ही छोटा सा है। तो नंबर देख सकते हो आप 3 4 4 4 ऐसे करके है, एक शिफ्ट में 5 पूछा उन्होंने, अदरवाइज 3 4 3 4 का मेंटेन किया है। वेक्टर सीडी तो मेंस वालों का ना, मतलब जो बच्चे सिर्फ मेंस जिनका टारगेट होता है ना, मैं जब उनसे मिलता हूँ तो उनकी कोई मुझे शायद ही कोई बच्चा मिला जो कहता है मुझे वेक्टर सीडी में प्रॉब्लम है। हर बच्चे को वेक्टर सीडी तो काफ़ी ईजी लगता ही लगता है। उसका रीज़न अगेन सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में वेक्टर सीडी के में से बहुत कम कर दिया गया है। तो बच्चों, जो बच्चे सिर्फ पर्टिकुलरली मेंस का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और वेक्टर सीडी का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर सीडी ऐसे पोर्शंस हैं जिसे बहुत कम मेहनत करके ऑलमोस्ट फुल स्कोर उन पोर्शंस में लाया जा सकता है। तो ध्यान रखना बच्चा इस बात पे, राइट। वेक्टर सीडी तो आप भी अपना कमजोर मत होने देना। 3D की बात करो, 3D में तो भाई प्लेन ही उड़ा दिया, और भगवान का शुक्र है कि प्लेन का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, उड़ा दिया तो उड़ा दिया, उसमें डिविएट नहीं करे। अगर 3D में प्लेन में डिविएट करने लग जाए ना, फिर तो भाई पूरा प्लेन पढ़ना पड़ेगा, जो शायद डिबेटेबल है ये बोलना कि वो एडवांस के लिए फायदेमंद ही हो जाएगा, बट हम मेंस के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो मेंस के लिए तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो प्लेन ही उड़ा दिया सिलेबस से, और प्लेन का क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहे, तो जिसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइन का वो तो आसान होता है 3D में। वेक्टर भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन उड़ा दिया, STP VTP जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, और उसमें भी डेविएशन हो भी रहा है तो बहुत नॉमिनल सा हो रहा है। तो ओवरऑल हम सेफ है। वेक्टर 3D तो बहुत बेसिक लेवल का ही पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन उन्होंने हर शिफ्ट में मेंटेन किया है, तो वेक्टर 3D को तो आप स्ट्रॉन्ग कर ही लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कैलकुलस पोर्शन। कैलकुलस, सर कैलकुलस तो यार 12th में हर बच्चे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। कैलकुलस बहुत बड़ा पोर्शन होता है। क्या क्या होता है कैलकुलस में? सर कैलकुलस में एक लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट होता है, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट होता है, इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनिट का, इंटीग्रेशन होता है डेफिनिट का, फिर एरिया अंडर कर्व्स होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बहुत सारे चैप्टर हो गए, होते हैं बहुत सारे चैप्टर, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है, और स्कोरिंग भी होता है। ऊपर नीचे होता है, कुछ पोर्शन कैलकुलस के आसान होते हैं, कुछ पोर्शन कैलकुलस के मुश्किल होते हैं, मिक्स्ड बैग होता है, बट ओवरऑल कैलकुलस स्कोरिंग ही होता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री से मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतनी सारी मैनिपुलेशन है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कौन सा मैनिपुलेटिव स्टेप लगाना है, बहुत मुश्किल होता है बता पाना। और एक और प्रॉब्लम ये हो गई है कि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सिलेबस से डिलीट कर दिया है, बट वो भूल गए कि डिलीट किया है। बढ़िया बढ़िया मस्त क्वेश्चन पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे वो,
इनफैक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिलेबस से हटा दिया है और दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने के लिए वो आपसे बोलते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करके उसका कॉमन सॉल्यूशन निकाल सको। आयरनी है, लेकिन जो है सो है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हो ना भाई, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मत छोड़ना, बहुत रिस्की कर लेना। आई बात समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं फील हो रहा, बट ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है ना जो हर जगह कहीं ना कहीं घुसा हुआ रहता है, कैल इंटीग्रेशन तक में भी रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर बहुत ज़्यादा वीक होगी ना, मैं ये नहीं बोला ट्रिग्नोमेट्री बहुत मैनिपुलेटिव वाले आप कर लो अगर आपको ट्रिगो में नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, लेकिन कम से कम फॉर्मूले तो याद करो यार। कोई अगर आपको कॉस थीटा बोल दे या कॉस 2 थीटा बोल दे तो सारे उसके रिलेटेड फॉर्मूले आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए, इतना तो याद कर लो बच्चे मेरे, ठीक है। तो ओवरऑल ये टॉपिक्स हो गया, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो इनके क्वेश्चन में आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज कि अलजेब्रा डोमिनेटिंग है 40%, कैलकुलस उसके बाद 30%, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12-15% के आसपास, जो कि मैंने बोला कि बहुत इजीली इसमें पूरा स्कोर किया जा सकता है, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। बीच में स्टैट्स वगैरह के क्वेश्चंस भी है, बट उसको हमने अलजेब्रा के पार्ट में इंक्लूड कर लिया है, स्टैट्स भी किसी शिफ्ट में, तो अलजेब्रा वाले हिस्से में उसको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है ना, तो उसको हम रिलेटिव पार्ट अलजेब्रा का पार्ट मान लेते हैं। फाइन, अब बात आती है सर 11th या 12th। हमेशा ही देखा गया कि 12th ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है फैक्ट में, बट 11th भी इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई। 40% है, 40% इज नॉट अ जोक, 40% इज नॉट समथिंग इनसिग्निफिकेंट, 40% एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अब ये क्वेश्चन आता है 27 के जो बच्चे हैं उनके मन में कि सर 11th तो शायद इतनी याद नहीं आई, अब क्या किया जाए, 12th पे फोकस करें या 11th को भी रिवाइज करते रहें। तो मेरा तो आंसर ये है बच्चों कि 12th पे पहले फोकस पूरा रखो, उसके बाद जो इतना टाइम मिल पाता है 11th को भी रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो 12th अकेला आपको बहुत अच्छा स्कोर नहीं दे पाएगा, ठीक ठीक स्कोर दे सकता है, बट ठीक ठीक स्कोर से क्या मन भरेगा आपका? नहीं भरेगा ना यार, भरना भी नहीं चाहिए। तो अच्छे स्कोर के लिए 11th भी रिवाइज करना पड़ेगा। सर कैसे 11th रिवाइज करें? वीएमसी पीरियडिकली 11th के टेस्ट प्लान करता रहता है, ताकि बच्चे थोड़े थोड़े चैप्टर करके 11th भी रिवाइज करें, और जब 12th उनका खत्म हो तो 11th से बिल्कुल आउट ऑफ टच अपने आप को फील ना करें, उनको ऐसा फील हो कि मेरा तो 11th दोनों ही खत्म हो गया है। तो आप भी अगर वीएमसी के स्टूडेंट हो तो हमारा प्लान फॉलो कर लो, नहीं हो वीएमसी के स्टूडेंट आप, तो आप अपना एक प्लान डिवाइस करो जिससे कि 11th भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। हाँ, कुछ बच्चों ने अगर ये गलती करी है कि 11th के कुछ चैप्टर ही ढंग से नहीं पढ़े भाई साहब, तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा है कि वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 12th का सिलेबस कमज़ोर मत होने देना। 12th का पोर्शन वीक रह जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि 11th आप लोगों ने, उनसे बात करो जिनका थोड़ा 11th में पढ़ाई कम हुई थी, कि 11th तो थोड़ा सी गड़बड़ आपने कर दी, 12th में भी गड़बड़ करोगे तो ज़्यादा कुछ हाथे बचेगा नहीं। कम से कम 12th को तो सुपर स्ट्रॉन्ग रखो ही रखो, लेकिन 11th को भी अच्छा रखना, दिमाग में रखना है, एम रखना चाहिए कि 11th भी मुझे अच्छा करना है, जैसे मुझे विंडो मिलेगी मैं 11th पे ही वर्क करूंगा, क्योंकि दोनों को कंबाइन करोगे ना तो ही आपको टोटल क्वेश्चंस का काउंट आपका अच्छा बनेगा। क्योंकि ये भी तो बात है ना कि आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं 12th अच्छे से पढ़ के जाता हूँ, बट जो चीज़ अच्छे से पढ़ के जाते हैं उसकी भी चीज़ें थोड़ी बहुत तो हम एग्जाम में स्लिप कर ही सकते हैं ना उन चीज़ों में भी, ठीक है। तो 12th इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं इसमें, बट 11th को भी इंपॉर्टेंस देनी है जितना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके। लेवल, सर क्या लेवल है? वही जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला कि 21, 22 में मुश्किल था, 23 में टोन डाउन किया, 24, 25, 26 में वो मेंटेन किया उन्होंने। साफ दिख रहा है यहाँ पर आपको कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन से कौन से डिफिकल्ट हैं? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रिलेटिव सेंस में, जो पेपर था उसके रिलेटिव सेंस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफिकल्ट तो बहुत कम ही थे, लेकिन रिलेटेड टर्म्स में डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट अगर जोड़ोगे आप देखो कितना रहा है, 4, 4, 3, 7, 7, 9 और 9, 3, 12, 12 क्वेश्चन है। नॉट 9 शिफ्ट में टोटल 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। एवरेज ऑन एवरेज 1 क्वेश्चन, जस्ट मोर देन 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को क्या किया जाए एग्जाम में? सर देखो मेरी एडवाइस तो ये होती है कि पहले इजी दिख रहा है आपको, इजी इजी कितने हैं? इजी मोर देन 50% है, मीडियम और अराउंड 40% है, तो पहले सारे इजी क्वेश्चंस कर लो, उससे ये गारंटी हो कि रैंक तो एक डिसेंट आ ही जाएगी। उसके बाद आप मीडियम क्वेश्चंस पे आओ। मीडियम क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे रैंक उतनी बेटर होती चलेगी, और डिफिकल्ट को अवॉइड ही करो। हाँ, जो जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 250 270 बन ही जा रहा है, मुझे 300 का टारगेट करना है, भाई आपको तो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तब भी मेरी एडवाइस ये बच्चों आपसे कि आप पहले सारे ईजी कर लो, फिर मीडियम करो, उसके बाद जो टाइम निकाल के डिफिकल्ट करो। ये कैसे पॉसिबल होगा सर? यार इतने सारे टेस्ट में अपीयर जो आप हो रहे हो और होते रहोगे एग्जाम तक, ये यही तो ट्रेन कर रहा है आपको कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करना है और इजी मीडियम को कर लेना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को कि पहले 5 मिनट में एक लिस्ट बना लो
कि ये वाले क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं, या उल्टा ये वाले क्वेश्चन मुझे टच नहीं करने। इससे क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चन में स्टक रह के आप बहुत सारा टाइम ना लगा दो, इसके लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन के बाद आप जब बाहर निकल रहे हो और कोई आपके दोस्त क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है स्क्रीन पे, जो कि मैं तो एक मुश्किल क्वेश्चन में ईगो बना के बैठ गया था, मैं वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाया। ये नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे आसान क्वेश्चन का आंसर निकलना मस्ट है। इस बात का ध्यान रखना बच्चे मेरे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। इजी वो क्वेश्चन जो आपको पता है कि एकदम कभी भी नहीं मिस होगा, ये तो कर ही दोगे एक बार में। मीडियम वो क्वेश्चन जो शायद दिख जाए लेकिन करने में देखिए एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, या एकदम से ना दिखे, थोड़ा सा सोच के आइडिया है। और डिफिकल्ट वो जो नहीं आइडिया आ रहा, वो डिफिकल्ट है। वो आप टाइम जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो सारे मौके, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए ईजी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा डिफिकल्ट है। ठीक है, दैट इज ऑल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी बच्चों को। जो 2026 के बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, कि भगवान आपका जो अपकमिंग एडवांस एग्जाम है उसमें आपकी पूरी मदद करें, आप अपनी अपनी खुद की मदद करें, अच्छा कॉलेज लें, अच्छी ब्रांच लें और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। 27, 28 और आगे के जो बच्चे हैं उनके लिए भगवान से दुआ है और एडवाइस है कि आप जम के मेहनत करो, ऐसी भगवान आपको ऐसी बुद्धि दें कि आप जम के मेहनत करो, ताकि IIT ही एम रख सको अपना, राइट। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।